नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ और प्रश्नों के साथ आप मेरी मुलाकात होगी, वो प्राचीन भारत से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। मैं उन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ। आइए हम उस प्रश्नों को देखते हैं जो कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए प्रश्न पर एक एक कर विचार करें और उसको सही ढंग से हल करने का कोशिश करें। हमारा एक प्रयास है। आइए हमारे साथ कुछ अभ्यास का कार्यक्रम ये जारी करें। पहला प्रश्न है, क्लासिक युग या स्वर्ण युग या पेरिक्लीन युग के नाम से जाना जाता है। क्लासिक युग, स्वर्ण युग, पेरिक्लीन युग के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सभी। आपका सही आंसर होगा बी यानी गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को जो है हमारे जो इतिहासकार हैं वो जो जब इन बातों को डिस्कशन करते हैं तो इनको बताते हैं कि ये जो पीरियड है इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में, जो गुप्त साम्राज्य है। लेकिन कुछ हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो एग्री नहीं करते हैं। उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में हम जब देखें तो उसे क्लासिकल युग कहा जा सकता है, उसे गोल्डन युग कहता एज के नाम से हम जान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि यह गोल्डन एज का पीरियड होगा। कुछ जगह वो जो डाउट करते हैं वह है इकोनॉमिक क्षेत्र, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को जब उठा के देखते हैं तो उन क्षेत्रों में उनका कहना है इस समय में जो क्लासिकल युग नहीं था। चलिए उन विवादों पर ना रहा जाए, लेकिन यह कहा जाए कि अगर स्वर्ण युग से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है तो उसे आप गुप्त साम्राज्य में मारने का कोशिश करेंगे। गुप्त साम्राज्य से वह जुड़ा हुआ फैक्ट्स है। चलिए, बयाना मुद्रा भंडार किस काल से संबंधित है? बयाना मुद्रा भंडार किस काल से संबंधित है? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। या बयाना मुद्रा भंडार किस काल से संबंधित है? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर। आपका सही आंसर सी होगा, यानी गुप्त, यानी गुप्त साम्राज्य से, गुप्त काल से बयाना जो मुद्रा भंडार है उसका संबंध है। 625 या 30 के आसपास जो है यहाँ पर से जो होड्स मिले थे, उस होड में जो है उस समय के जो सिक्के मिले हैं और सिक्के से जो गुप्त साम्राज्य के शासक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होता है। कुमार गुप्त के बारे में या और जो अन्य कुछ शासक है उनके बारे में पता चलता है। चलिए, जंगली भूमि कहा जाता है सील भूमि, वास्तु भूमि, क्षेत्र भूमि और प्रहत भूमि। जंगली भूमि कहा जाता है सील भूमि, वास्तु भूमि, क्षेत्र भूमि और प्रहत भूमि। आपका सही आंसर डी होगा। और प्रहत भूमि को जंगली भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण हुआ था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, सभी। पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, सभी। आपका आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में अंतिम पीरियड में जो है पुष्यमित्र शुंग का जो है अचानक आक्रमण होता है। उसके बारे में थोड़ी बहुत जिक्र आई है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। वह कुमारगुप्त है। यह गुप्त वंश से जुड़ा हुआ जो विषय वस्तु है। हुनों का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। हुनों का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी होगा। स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धारक कौन थे? सुदर्शन झील का यानी कि रिकंस्ट्रक्ट जो है एक बार फिर करता है सुदर्शन झील को, लेक को, जो गुजरात में था। वह यह झील गुजरात में है और इसका जो है कौन उद्धारक थे उस समय में? अशोक, कनिष्क, स्कंदगुप्त, हर्ष। सुदर्शन झील के जो है रिकंस्ट्रक्ट करता जो थे कौन थे? दोबारा इसको जो रिकंस्ट्रक्शन करवाए थे सुदर्शन झील का वो कौन थे? यानी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील को जो है दोबारा जो है वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाए ताकि इसका जो है सही ढंग से यूज हो सके, उपयोग हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी पुस्तक है, चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी पुस्तक है हास्यायुर्वेद, अष्टांग हृदय, नवीनतम, सभी। हास्यायुर्वेद, अष्टांग हृदय, नवीनतम, सभी। आपका आंसर होगा सभी। ये जितने मैं यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए हास्यायुर्वेद, यह जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से जुड़ा हुआ जो पशु से जुड़े हुए चिकित्सा शास्त्र के बारे में, इसमें चिकित्सा के बारे में विशद व्याख्या किया गया है। और अष्टांग हृदय और नवीनतम जो है आयुर्वेद से जुड़े विषय वस्तु को इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया, चिकित्सा की पद्धति को बताया गया। और ये अष्टांग हृदय और नवीनतम है, याद रखेंगे, ये चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और इसमें
आयुर्वेद से जुड़े विषय वस्तुओं को रखा गया है। हस्यायुर्वेद जो है पशु चिकित्सा के बारे में, ये पशु चिकित्सा के बारे में कहा गया है इसमें। पंच सिद्धांत का के लेखक कौन थे? बड़ामीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट सदी। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? बड़ामीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम सदी। आपका आंसर होगा बड़ामीर, ठीक है ना। इसमें ये पंच सिद्धांतिका के लेखक थे। यहाँ आपने जो देख रहे बड़ामीर जो थे और आर्यभट्ट जो थे, ब्रह्मगुप्त जो थे, भास्कर, ये सारे लोग उस समय के जो थे या गणिताचार्य थे और नक्षत्र शास्त्री थे, ठीक है। इन सारे सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। ये जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत का, ये लिखे थे सूर्य सिद्धांत का, याद रखेंगे सिद्धांत का, सूर्य सिद्धांत का इनका लिखा हुआ आर्यभट्ट लिखे, आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त जो थे, गुप्त जो थे ये भी लिखे थे, ये ब्रह्म शास्त्र के ऊपर में कुछ लिखे थे, ब्रह्म विज्ञान से जुड़ी हुई बात बता रहे थे। इनका नाम ही ब्रह्मगुप्त से जुड़ा हुआ, तो ब्रह्म विज्ञान से जुड़ी हुई बात को ये लिखे थे, नाम जो दिए गए थे। भास्कराचार्य फर्स्ट जो है, ये आर्यभट्ट के ऊपर जो किताब लिखी गई थी उन पर वो टिप्पणी कर रहे थे और ये बताने का कोशिश कर रहे थे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य कि इनका जो बुक लिखा हुआ है वो लघु भास्कराचार्य, बृहद भास्कराचार्य, इन नामों से इनको नाम से हम लोग जानते थे। इस तरह से यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं, बड़ामीर को देख रहे हैं, आर्यभट्ट को देख रहे हैं, ब्रह्मगुप्त को देख रहे हैं या भास्कर आचार्य को देख रहे हैं, ये सभी नक्षत्र वैज्ञानिक थे, नक्षत्र मंडल से ज्योतिषाचार्य थे, गणिताचार्य थे। आर्यभट्ट जो है क्यों कहते हैं? आर्यभट्ट ने शून्य का खोज करके। आर्यभट्ट ये भी बताने का कोशिश की जो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आर्यभट्ट यह भी समझाने का भरपूर कोशिश किया और समझाए भी, चंद्रग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अगर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक, लेखक, वैज्ञानिक। डी में ए चिकित्सक और लेखक। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक, लेखक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और वैज्ञानिक। आपका सही आंसर डी होगा, इसलिए कि धन्वंतरी जो थे वह चिकित्सा शास्त्र के तो ज्ञाता थे ही, और वो जो डिजीज के बारे में बताते थे और उसका उपचार जो बताते थे वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताए हुए थे, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक भी कहना तर्कसंगत होगा। चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ ये आयुर्वेद के बारे में विशद जानकारी भी देते हैं, उपचार भी समझाते हैं कैसे होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये धन्वंतरी जो थे उनके दरबार में रहते थे, उनके दरबार से जुड़े हुए थे। देवराज या देवगुप्त की उपाधि किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। देवराज या देवगुप्त की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। सही आंसर आपका ए होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। देवराज या देवगुप्त की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है और हरिसेन इसके लेखक थे। हरिसेन इसके लेखक थे, याद रखेंगे, हरिसेन इसके लेखक थे। यह जो इलाहाबाद जो प्रशस्ति लिखा गया उसे चंपू शैली में लिखा गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति को चंपू शैली में लिखा गया है। और चंपू शैली किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य प्लस पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे चंपू शैली कहते हैं। तो याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति जो है चंपू शैली में लिखा गया। हरिसेन इसके लेखक थे और उस समय के बारे में बहुत अच्छी कुछ जानकारी दी गई है इसी इलाहाबाद प्रशस्ति में और समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। सही आंसर आपका होगा ए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पर अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं में तो कुल जो बचे हुए हैं वह 29, लेकिन 30 जो है वह जीर्णशीर्ण अवस्था में इस तरह से गुफाएं जो बनी हुई हैं। और इन गुफाओं में जो है बौद्ध चित्रकला यानी कि बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई बातें बहुत ही विशद ढंग से बताया गया और समझाया गया। इन गुफाओं में आप अगर जाएंगे तो बौद्ध धर्म से जुड़े विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी गुफा किसने बनवाया? बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी गुफा किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क। आपका सही आंसर सी होगा अशोक। अशोक ने बराबर और नागार्जुनी गुफा को बनवाया। ये बराबर की और नागार्जुनी गुफा जो है जिसके बारे में मैं बता रहा था, यह आपको गया, बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में, ये गया डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। बिहार गया में जो है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं, और जो कि बौद्ध धर्म को उन दिनों अशोक के द्वारा दान दिया गया था उनके आवास के लिए, रहने के लिए बराबर और नागार्जुनी गुफाएं में। ये अशोक के द्वारा ये कंट्रीब्यूशन किया गया था। एलोरा की शैल गुफाएं बनवाया था पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। एलोरा की शैल गुफाएं बनवाया गया था पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। आपका सही आंसर होगा सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश जो था वह एलोरा की गुफाओं को बनवाए, और इस एलोरा की गुफाओं में एक बड़ी अच्छा बात है, ये 3 चीज आपको मिलेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें मिलेंगे, बुद्ध, इसके बाद हिंदू धर्म का भी उसमें कलाकृति है, इसके बाद जैन, बुद्ध हो गया, हिंदू हो गया, और इसके बाद जैन, ये तीनों का मिश्रण आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पर एलोरा की शैल गुफाओं में। ये सबसे बड़ा बहुत ही सुंदर बात इसमें देखने को मिलता है, और ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा यह बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, शीलभद्र किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? शीलभद्र किस विद्यालय के कुलपति थे, यानी वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सभी। शीलभद्र जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के। शीलभद्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था, मैं बता दूं कि ये बहुत ही उस समय में विशद विश्वविद्यालय था। यहाँ पर जो थे लगभग 300 जो थे अलग अलग डिफरेंट जो है क्लासेस रूम थे, 7 हॉल्स थे, बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स जिसके करते, जिस पर डिस्कशन होता था, और बाहर से अलग अलग दूर दूर से लोग जो यहाँ आकर के एजुकेशन लेने के लिए आते थे। काश वह समय फिर रिटर्न हो जाता बिहार के लिए, तो ये कितनी अच्छी और सुखद बात होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बांका, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बांका, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा। याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो भागलपुर में था, और ये भागलपुर का जो एरिया है उस एरिया में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उन दिनों वो भी काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित था, इसे भी दिमाग में रखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सभी। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सभी। इसका आंसर सभी होगा। ये जो त्रिपक्षीय, 3 पक्ष, त्रिपक्षीय में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे। अगर सही से आप भारत का मैप का अवलोकन करेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ बता दूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये जो है, ठीक है, और ये कुल मिलाकर मैंने भारत में बताया, और यह जो है यह राष्ट्रकूट का रीजन है, और इस एरिया में जो आप देखते हैं यह प्रतिहार का रीजन है ऊपर में नर्मदा, और यह जो रीजन आप मैंने इस तरह से बनाया है यह पाल है। यहाँ बीच में कन्नौज है, कन्नौज को लेकर के यह जो मैं ये कन्नौज को लेकर के इनके बीच में जो संघर्ष चला, यानी पाल के में चला, प्रतिहार के बीच में चला, और ये प्रतिहार, ये पाल ये है यहाँ उत्तर साइड में, यहाँ पर पाल याद रखेंगे, और यहाँ पर प्रतिहार हो गया, प्रतिहार, और यहाँ पर राष्ट्रकूटा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो कन्नौज के एरिया को लिए जो बहुत फर्टाइल एरिया था उसके लिए तीनों के बीच में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे हम जो है त्रिपक्षीय या पैट्रियट स्ट्रगल्स के रूप में जानते हैं। ईस्टर्न साइड से जो है वह पाल है। आपका वेस्टर्न साइड में जो आप देखेंगे पश्चिम का जो एरिया है इधर से आपका प्रतिहार का है, ठीक जो है वेस्टर्न और सदर्न एरिया जो देखेंगे या राष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, सभी। आपका आंसर होगा धर्मपाल, याद रखेंगे धर्मपाल। गोपाल जो था यह पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, संस्थापक। और धर्मपाल जो थे यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये भी संस्थापक ही थे लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के थे। संगम क्या है? वंश, साहित्य, परिषद, सभी।
आपका आंसर होगा बी यानी साहित्य। संगम साहित्य है जो दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 वंशों का उल्लेख है इन साहित्य में, चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों वंश का उल्लेख हो गया। इसमें 3 परिषदें हुई थी, 3 महासभा का आयोजन किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 3 महासभाएं हुई थी। इसमें 3 महासभाएं हुई थी, इसका भी हमें जानकारी मिलता है। और कुछ अच्छे अच्छे तथ्यों के बारे में संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। कोप्पम का युद्ध लड़ा गया, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज फर्स्ट, परांतक, इनमें से कोई नहीं। कोप्पम का युद्ध लड़ा गया, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज फर्स्ट, परांतक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा राजाधिराज प्रथम के समय में कोप्पम की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थानीय स्वशासन की जानकारी अभिलेख के माध्यम से मिलता है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी अभिलेख के माध्यम से मिलता है। राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य। राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य। आपका सही आंसर होगा बी यानी चोल। चोल साम्राज्य में के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी इतनी सुंदर और ऐसा जो है ब्यूटीफुली अरेंजमेंट किसी भी पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो परंपरा वहाँ थी बहुत ही सुंदर था। चोल प्रशासन के अंतर्गत उत्तरा मेरु अभिलेख मीन्स इंस्क्रिप्शन में इस बात की जानकारी मिलती है। उत्तरा मेरु इंस्क्रिप्शन में इस बात की जानकारी मिलती है। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर बनाया गया, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज फर्स्ट, राजराज प्रथम, सभी। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर बनाया गया, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज फर्स्ट, राजराज प्रथम, सभी। आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जब अपना विजय अभियान करते करते बंगाल तक आ गया और बंगाल के रीजन तक पहुंचने के बाद इतनी बड़ी उपलब्धि उसकी हुई कि साउथ इंडिया से वह जो है इधर ईस्टर्न साइड नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंच गया। तो उसी खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगकोंड चोलपुरम जो है जगह का निर्माण किया और वहां पर उन्होंने एक मंदिर भी बनाया जिसे गंगकोंड चोलपुरम कहते हैं, राजेंद्र प्रथम। चलिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे परांतक फर्स्ट, विजयालय राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य के संस्थापक थे परांतक फर्स्ट, विजयालय राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। एक बात मैं और भी कहना चाह रहा था, जब मंदिर से जुड़ी हुई बात आती है तो राजराज प्रथम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम या राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजेश्वर मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। यह जो है दक्षिण भारत की बहुत ही सुंदर मंदिर है और यह बहुत ही विशद और चोल साम्राज्य की वैभवशालिता को इसी मंदिर से आंका जा सकता है। बृहदेश्वर के मंदिर से राजराज प्रथम बनवाए थे और यह कह सकते हैं यह द्रविड़ शैली का, हम लोग जो बांटते हैं द्रविड़ शैली का, यह बहुत ही सुंदर उदाहरण है द्रविड़ शैली का। ये दिमाग में रखेंगे। 3 शैली है, नागर, वेशर और द्रविड़। शैली 3 है, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का ये सुंदर उदाहरण है, इसे दिमाग में रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या चोल सम्राट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में है? 10, 13, 12, 5। कलिंग शिलालेख का जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में है? 10वें, 13वें, 12वें और 5वें। सही आंसर 13वां होगा। 13वां जो शिलालेख जो है उसमें जो कलिंग युद्ध हुआ था और यह युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था, उस युद्ध की जो विभीषिका थी उसका जो विनाशकारी चीज़ों को बताया गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय पिघलता है और वह जो है धम्म की नीति को अपनाता है। यह जो बौद्ध धर्म से उद्धृत है लेकिन पूरी तरह बौद्ध धर्म नहीं था। उन्होंने एक नई नीति अपनाई थी, उसे धम्म बोलते हैं। धम्म नीति को अशोक जो सम्राट था उस सम्राट ने अपनाया और इसके बाद से ये कलिंग युद्ध के बाद से, और ये कलिंग युद्ध का जो भी विभीषिका है उसका उल्लेख जो है 13 में मिला है। प्रथम शिलालेख में वर्णन है, प्रथम शिलालेख में वर्णन है पशु बलि, राजा द्वारा प्रजा को संतान मानना, सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध। सही
पशु बलि, राजा द्वारा प्रजा को संतान मानना, सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध सभी। आपका आंसर डी होगा। यानी प्रथम शिलालेख में पशु बलि जो की जाती थी, पशु बलि की निंदा अशोक ने खुलेआम तौर पे किया था। दूसरा कि ये अशोक हमेशा ये कहता था, और ये प्रथम शिलालेख बात में उल्लेख भी आया है कि सारी प्रजाएं जो हैं, जो प्रजा है वह मेरा संतान है, वह प्रजा को जो है राजा जो है यानी अशोक जो है बार बार इस बात का उल्लेख करता है, सभी मेरे संतान हैं। उन दिनों जो सामाजिक उत्सव मनाया जाता था, उस उत्सव को बैन करके वह धर्म, उस उत्सव को बैन करके एक जो है नया परिपाटी चलन करना चाहता, तो वह जो नया धर्म जो लाए थे अशोक, धम्म की बात को वह अधिक बात करना मतलब उसके ऊपर जोर डालना चाहते थे। बहुत सारे सामाजिक ऐसे उत्सव मनाए जाते थे, उनको वह बैन कर दिए, एवं राजकीय समारोह भी उस उत्सव में भाग नहीं लेता था, उनको मना कर दिया गया था। इस तरह से सामाजिक उत्सवों का वो एक तरह से प्रतिबंधन शुरू कर दिए थे। अशोक शब्द आया है किस शिलालेख में? गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मगिरी सभी। अशोक शब्द आया है किस शिलालेख में? गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मगिरी। आपका आंसर डी होगा, यानी सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, कलिंग, दक्षिणापथ, इनमें से कोई नहीं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। याद रखेंगे, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। और जो कलिंग था, इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली थी। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी आप याद रखेंगे स्वर्णगिरी। तो इस तरह से ये जो है उस समय मौर्य साम्राज्य जो बटा हुआ था प्रांतों में, प्रोविंस में, इसके बारे में। समाज का विभाजन 7 वर्गों में था। किसका कथन था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, इनमें से कोई नहीं। समाज का विभाजन 7 वर्गों में था। किसका कथन था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वह इंडिका नामक एक बुक लिखे थे। इंडिका नामक बुक लिखे थे, उससे हमें बहुत जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और यह भी पता चलता है उस समय में पाटलिपुत्र में जो है 30 मेंबर्स की एक कमेटी होती थी, जो कि 5 में डिवीजन था। टोटल 6 थे, ठीक है ना। 5 मेंबर्स होते थे और टोटल जो कमेटी जो है 5 मेंबर्स के बने होते हैं। टोटल 6 कमेटी होती थी। जो है वो कमेटी जो है देखभाल करते रहता था वो पूरे जो है साम्राज्य का। इस तरह से मेगास्थनीज की इंडिका में हमें बहुत सारी प्रशासनिक जानकारियां मिलती हैं। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो लिखे थे अर्थशास्त्र, और उसमें भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य से जुड़े तथ्यों का। यह जो है, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। बलि क्या था? भू राजस्व, व्यापार कर, वस्तु कर, सभी। बलि क्या था? भू राजस्व, व्यापार कर, वस्तु कर, सभी। बलि जो था वह भू राजस्व था। बलि शब्द का जो उल्लेख आया भू राजस्व के लिए आया। मैं एक बात आपको बता दूं कि उन दिनों में जो कर लिया जाता था वह भाग के रूप में लिया जाता था। वह भी है भाग के रूप में, जो वह भी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था, भाग उसको बोला जाता था। इसके बाद आपको याद रखना होगा भोग जो लिया जाता था, भोग का अर्थ हो जाता वह आप विशेष रूप में आप दे रहे हैं। उस समय जो मौर्य साम्राज्य को दिया जाता था वो हो गया। इसके बाद हिरण्य, एक शब्द आता है हिरण्य, हिरण्य, हिरण्य शब्द का उल्लेख आया। हिरण्य का अर्थ होता है जब हम नगद अगर हम देने का कोशिश करते थे, उस समय मौर्य साम्राज्य में जो नगद दिया जाता था उसके लिए हिरण्य शब्द का उपयोग किया जाता है। विष्ट एक था वर्ड आता है उस समय में, जो निःशुल्क जो कारीगर को जो काम करना पड़ता था राज्य के लिए, उसके लिए विष्ट शब्द का प्रयोग आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायमेकस और डायोनिसस किसके दरबार में आया था? डायमेकस और डायोनिसस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। डायमेकस और डायोनिसस किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी, यानी बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और डायोनिसस आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका लिखा था। और ये जो डायमेकस थे, ये सीरिया से थे। डायमेकस सीरिया से डायमेकस, और डायोनिसस जो थे वह कहाँ से? मिस्र से थे। ये मिस्र से आए हुए थे डायमेकस और डायोनिसस बिंदुसार के दरबार में। एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के को मानने वाले शासक थे, और बिंदुसार जो थे आजीविक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे।
ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, ध्यान में रखेंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो आप याद रखेंगे, जैन धर्म को मानते थे, बिंदुसार आजीविका संप्रदाय को मानते थे, और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। बाद में इन्होंने धम्म नामक एक अलग से जो है धम्म जो है एक धर्म का ही चला दिया था, प्रतिपादित कर दिया था। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, मुद्रा राक्षस, सभी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है। जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान के अभिलेख, मुद्रा राक्षस, सभी। आपका आंसर डी होगा, सभी। जूनागढ़ अभिलेख जो है उसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। महास्थान अभिलेख जो कि आपको बंगाल में है, उस समय जो दुर्भिक्ष पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस जो है तो उसमें बहुत ज़्यादा, ये हमारा साहित्यिक स्रोत है, ये दोनों पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज भी हमें बहुत सारी, ये विदेशी स्रोत में आते हैं मेगास्थनीज, जो कि हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। उस समय में जो समाज जो 7 भाग में विभाजित था उसके बारे में उन्होंने बताया, प्रशासनिक व्यवस्था में बताया किस तरह से 5 और 6 के कॉम्बिनेशन मिला के टोटल 30 सदस्यों का एक परिषद जो है पटना में वर्क कर रहा था, पाटलिपुत्रा में। इसके बाद अलावा उन्होंने दास प्रथा नहीं होने की बात कही थी। मेगास्थनीज दास प्रथा नहीं प्रचलन में, ये मेगास्थनीज ने बतलाया था।